नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। में हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गुप्तेश्वर पांडे ने मंगलवार को डीजीपी के पद से इस्तीफा दे दिया। सरकार ने इसे मंजूर भी कर लिया है। पांडे के जेडीयू के टिकट से विधानसभा या फिर लोकसभा या उपचुनाव लड़ने की चर्चा है। हालांकि पूर्व डीजीपी ने साफ तौर पर अब तक सियासी पारी का कुछ भी जिक्र नहीं किया है। पूर्व डीजीपी ने कहा कि बिहार की जनता मुझे पसंद करती है, मैं कहीं भी चुनाव जीत सकता हूं। मुझे 14 सीटों से चुनाव लड़ने का ऑफर मिल रहा है। तो वीआरएस लेने पर बिहार के डीजीपी पर तमाम सवाल। शिवसेना की प्रवक्ता की तरफ से ये भी सवाल उठाए गए कि किसी की मौत पर इस तरीके से वीआरएस लेकर और चुनावी पारी का आगाज करना ये बहुत सीधे तौर पर बेबुनियादी बात है और आपको अपने साहस और अपनी हिम्मत के साथ में चुनाव लड़ना चाहिए, ना कि किसी की मौत को आधार बनाकर। इसलिए हम लोग निकाले हैं कि गुप्तेश्वर पांडे जी का अवधि 5 महीना बचा हुआ था। उसके बाद भी उसको उन्होंने तिलांजलि देकर राजहित में, देश हित में, समाज हित में पार्टी में आके अपना जनता की सेवा करना चाह रहे हैं। और अभी की जो वर्तमान परिस्थिति है, अखबारों में हम लोग पढ़ते हैं कि इतने अपराधी आ गए हैं कि जो नियम बनाने का हमारा संस्था है, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, वहाँ उन लोगों की तादाद ज़्यादा हो गया है। इसलिए पढ़े लिखे लोग व्यक्ति जो उच्च शिक्षा प्राप्त है उनको पार्टी में आना चाहिए और इसी के लिए हम लोग स्वागत करते हैं और डिमांड करते हैं कि जदयू से बेगूसराय सीट देते हुए गुप्तेश्वर पांडे को कैंडिडेट बनाया जाए। तो पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपना बड़ा बयान भी दिया है कि क्या राजनीति करना या फिर किसी राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध है। अभी इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। जल्द ही आप लोगों को अपना फैसला जरूर बताऊंगा। मेरे खिलाफ रोज अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। चुनाव लड़ने के लिए मैं इस्तीफा देने वाला हूं। मुझे विवादित बनाया जा रहा था। चुनाव सामने है, इसीलिए मुझे विवादित बनाया जा रहा था। ऐसी स्थिति अगर मैं चुनाव करता हूं तो विपक्ष चुनाव आयोग से मेरी शिकायत करता और अगर चुनाव आयोग मुझे हटा देता तो कितनी बेइज्जती होती। मेरा 34 साल का करियर बेदाग रहा। करियर के आखिरी पड़ाव में मैं इस दाग को नहीं झेल सकता। मेरे खिलाफ इस तरीके का माहौल बना दिया गया था कि निर्वाचन आयोग को मुझे हटाना पड़े। मेरे खिलाफ ये साजिश की गई। इसके चलते मैंने वीआरएस लेने का फैसला किया। सर्वेश मिश्रा ब्यूरो चीफ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर्वेश, हालांकि डीजीपी की इन बातों से यह बात बहुत हद तक क्लियर हो गई है कि चुनावी मैदान में वो कभी भी उतर सकते हैं। कौन से संगठन का, कौन सी पार्टी का वो साथ देंगे, हालांकि ये अभी तक सामने नहीं आया है। उनका मानना यह भी है कि अगर वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं तो लोग उनकी इतनी ज्यादा सुनते हैं या उनसे इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हैं या इतने उनके समर्थक हैं कि वो इंडिपेंडेंटली भी चुनाव लड़ सकते हैं किसी भी विधानसभा से। क्या अटकलें? 14 सीटें, 14 जगह से उनको कह रहे हैं, ऑफर है मुझे 14 जगह से कि मैं यहां से चुनाव लड़ सकता हूं। क्या चुनाव लड़ना गुनाह है? सर्वेश जी बिल्कुल। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बेगूसराय और जहानाबाद से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जो बात सामने आ रही है, स्पष्ट सूत्रों से मेरे जानकारी मिल रही है, उसमें बक्सर के शाहपुर या बक्सर से चुनाव लड़ सकते हैं एनडीए के उम्मीदवारी के तौर पर। जी, माहौल कैसा है इस समय बिहार में?
गुप्तेश्वर पांडे कह रहे हैं कि विपक्ष मेरी ऐसी छवि बनाने की कोशिश कर रहा है कि सीधे तौर पर चुनाव आयोग में अगर मैं जाता हूं और मैं कहीं से भी चुनाव लड़ना चाहता हूं, किसी पार्टी का हिस्सा बनता हूं, तो चुनाव आयोग मुझे बैन कर देगा, क्योंकि इतना विवादित मुझे बनाया जा रहा है, अपने फायदे के लिए कहा जा रहा है, मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन बिहार में कैसा माहौल है? इनके हिसाब से, गुप्तेश्वर पांडे के हिसाब से, लाखों की संख्या में समर्थक हैं जो एक आवाज पर उनके साथ खड़े होने वाले हैं। किस तरीके की लहर देखी जा रही है? बेशक सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत के बाद गुप्तेश्वर पांडे उन्हें न्याय दिलाने के लिए जो मुहिम बिहार में शुरू की थी, उसके बल पर आज सीबीआई मामले की जांच कर रही है। विरोधी तो इस मामले को बीजेपी या जेडीयू के नेता के तौर पर ही बता रहे हैं। दरअसल ये इनका कहना बिल्कुल सही है। शराबबंदी के दरमियान भी देखा गया कि जनता का इनको अपार समर्थन मिला है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर सुशांत सिंह राजपूत के मामले के बाद भी और गुप्तेश्वर पांडे सीधे कहते हैं कि सब लोग चिढ़ रहे हैं इस समय, खास तौर पर कांग्रेस और शिवसेना अपन राजनीति कर रही है, रणनीति बना रही है कि मुझे कैसे करके रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि मैंने ही मामले को उधेड़ा, मैंने ही बिहार पुलिस को वहां पर भेजा और मैंने ही ये पूरा केस करवाया। इसीलिए विपक्ष में खलबली का माहौल है कि कहां से गुप्तेश्वर पांडे आ गए, कहां से इन्होंने पूरा मामला उधेड़वा दिया और पूरा का पूरा बॉलीवुड अब इसके शिकंजे में मरता हुआ दिखाई दे रहा है। बेशक ये कहना बिल्कुल सही है। सरकार के लिए हमेशा ये से संकट मोचक रहे हैं। और चलिए सर्वेश, अपडेट के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। महागठबंधन में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे उपेंद्र कुशवाहा आरजेडी और कांग्रेस का साथ छोड़ एनडीए का दामन थाम सकते हैं। कुशवाहा का यह फैसला चौंकाने वाला जरूर हो सकता है, लेकिन पार्टी नेताओं का यह साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से महागठबंधन में उनकी एक भी बात नहीं सुनी जाती, इसको लेकर उन्होंने काफी पहले ही मूड बना लिया था। सूत्रों की माने तो एनडीए में जाने पर उन्हें 5 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। इसमें 2 या 3 सीटें उनकी पसंद की होंगी। हालांकि इसको लेकर अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। पार्टी के कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि वो महागठबंधन छोड़ थर्ड फ्रंट में भी शामिल हो सकते हैं। वहीं रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी की कोरोना से मौत हो गई। उत्तर प्रदेश और देश के कई राज्यों में कोरोना ने कई राजनेताओं को निगल लिया है। इसके बाद भी बिहार में राजनीतिक दल कोरोना से बचाव को लेकर गंभीर नहीं। नेता अपनी जान खतरे में डाल के हजारों कार्यकर्ताओं की जान से खेल रहे हैं। विधानसभा के चुनावी दंगल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना को लेकर जारी स्वास्थ्य संगठनों की गाइडलाइन टूट रही है। हर पार्टी कार्यालय, हर दिन टूटते नियम बड़े खतरे की घंटी हो सकते हैं। अमनौर विधानसभा में इस बार की लड़ाई काफी जोरदार होने वाली है। अब आपको बताते हैं कि इस सीट पर बीजेपी के विधायक चोकर बाबा का कब्जा है। उन्होंने पिछले चुनाव में विपक्षी को 8000 वोट से मात दी थी। पिछले चुनाव में शिकस्त मिली मंटू सिंह के तेवर इस बार काफी मजबूत हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर न्यूज वन इंडिया के संवाददाता ने मंटू सिंह से खास बातचीत की। आप खुद सुने। आज हमें मौजूद हूँ अमनौर विधानसभा क्षेत्र में न्यूज अमनौर। हमारे साथ जेडीयू के टिकट के लिए मंटू सिंह से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा और किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। अभी तो विकास ही चुनावी मुद्दा है और नीतीश कुमार जी का जो कार्यकलाप 15 साल से बिहार की जनता देख रही है और उसको और विकसित बिहार आगे ले जाएंगे। जो हम लोग का मेन मुद्दा है कि हर रोज चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बार अभी कहा गया टिकट को लेकर कि इस जहाँ दिल्ली बैठे काफ़ी दवादारी कर रहे हैं सीट को लेकर, तो क्या लगता है कि इस बार टिकट जो है अमनौर का वो जल्दी तो एनडीए का गठबंधन है और दावेदारी हम करने वाले कौन? दावेदारी तो नीतीश कुमार करेंगे, मोदी जी करेंगे, वो लोग अपना फैसला करेंगे और पार्टी के हमारे नेता का नीतीश कुमार का जो आदेश होगा हम वही करेंगे। हम लोग दावेदारी करने वाले कौन? अमनौर में मूलभूत समस्याएं क्या लग रही है अब तक? अमनौर की कई पूरे बिहार की जो समस्या था अपराध, और अपराध को परसा के लोग, अमनौर के लोग, मकेर के लोग जितना झेले हैं वहाँ किसी को लोग नहीं झेला होगा। और उससे मुक्त कराने का काम कोई किया है तो नीतीश कुमार किया है, एनडीए का सरकार किया है। और जहाँ AK-47 चलता था सोनो चौक पर, रेवा घाट चौक पर, मकेर बाजार, परसा बाजार पर, वहाँ सुपर 30 कंप्यूटर क्लास चल रहा है। यह उपलब्धि नीतीश कुमार की है और ये वातावरण को बनाए रखना चाहते हैं और सारे लोग, सारण के लोग चाहते हैं कि जो वातावरण सुरक्षा का बना है वो बना रहे और नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनकर आए। यह सब लोग चाहते हैं। अगर इस बार आप जीत के जाते हैं तो अमनौर में क्या कुछ जो वर्तमान जो समस्या है उसको क्या चाहते हैं सबसे बड़ा समस्या होगा? अमनौर में स्वास्थ्य की कमी था, स्वास्थ्य हम लोग उसके लिए बिल्डिंग अमनौर में बनाए। पुल में कमी था, 3 पुल हम लोग 3 करोड़ का बनाए। दर्जन पुल छोटा छोटा 50-25 लाख वाला बनवाए, सड़क बनवाए। और बिजली के क्षेत्र में तो अमनौर इतना पिछड़ा हुआ था
कि रेवा घाट से लेकर रेपुरा तक किसी चौक चौराहे बाजार में बिजली नहीं था। और नीतीश कुमार जी का सपना था कि हर घर बिजली पहुंचे, नीतीश कुमार का सपना। और नीतीश कुमार के सपने से हमने अपने सपने को जरा कि हर घर बिजली पहुंचे, नीतीश कुमार का सपना, लेकिन उसे सबसे पहले पूरा करेगा अमनौर अपना। और आज पूरा कर दिखाएं कि अमनौर के हर एक गाँव में बिजली है, और बिजली अमनौर लेने वाला नहीं, आज अमनौर बिजली देने वाला बन गया है। रसूलपुर में 300 करोड़ का पावर ग्रिड नीतीश कुमार जी ने लाने का काम किए। हमारे सांसद जी ने सब स्टेशन मकेर में लाने का काम किए, रोहित जी जल्दी में लाने का काम किए। और बिजली के क्षेत्र में अमनौर बहुत उन्नत है। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर आज हमारे साथ अमनौर के मंटू सिंह थे जो जदयू के हैं, और हमारे साथ साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इस बार भी जनता ने अपना मन बना लिया है, और इस बार भी जनता ने मन बनाकर और लगातार जिस तरीके से अमनौर में लड़ाई भी है, क्योंकि एक तरफ सुनीता हैं जो कि राजद के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, दूसरी तरफ अब देखना होगा कि एनडीए की तरफ से कौन उम्मीदवार होंगे। मणिपुर पटना के सदागत आश्रम में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कार्यालय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने सदाकत आश्रम में आयोजित प्रेस वार्ता को संयुक्त रूप से संबोधित किया। इस अवसर पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा और कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सदानंद सिंह उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता में कृषि बिल को काला कानून, गरीबों का विरोधी बिल बताते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एनडीए को घेरा। उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश और केंद्र में नरेंद्र मोदी को देश और राज्यों के किसानों का विरोधी करार दिया। क्योंकि आपने पहला सवाल इस कृषि से अब आप दूसरी तरफ ले गए हैं, पर मैं बड़ी विनम्रता से आज वोट करिए कहूँगा। सुशांत सिंह इस धरती के, इस माटी के, बेटे के बेहतरीन कलाकार थे। पूरा देश दुनिया उनका सम्मान करती है। उनकी मृत्यु किस हालात में हुई, इसकी जांच अब केंद्रीय सीबीआई कर रही है। मुझे लगता है हम सबको सीबीआई और जो दूसरी एजेंसियां जांच कर रही हैं उसके नतीजे का इंतजार करना चाहिए, बजाय किसी निष्कर्ष पर निकालकर अभी पहुंच जाने। मुझे लगता है कि उनका परिवार भी सीबीआई की जांच चाहता था, सीबीआई की जांच हो रही है, कोर्ट ने भी उसका बाकायदा आदेश दिया, तो उसकी इंतजार करिए। जो मेरे आदरणीय मित्र राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष झा सुपौल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। एक होटल में हुए इस कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष मनोज पाठक समेत अन्य लोग शामिल हुए। इस दौरान आशुतोष झा ने बताया कि कुछ लोग भ्रमित होकर राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के नाम से फर्जी संगठन चला रहे हैं, जबकि परशुराम सेवा संस्थान और राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के नाम से उनकी संस्था 15 साल से रजिस्टर्ड है। ऐसे में उन लोगों को आगाह करने आए हैं जो इस नाम से अन्य कोई संस्था चला रहे हैं, उसमें समझा बुझाकर ऐसे नहीं करने की इन्होंने सलाह दी है। हम लोगों का राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा सुपौल के जो अधिकृत जिला अध्यक्ष हैं वो श्री मनोज कुमार पाठक जी हैं, लेकिन यहाँ कुछ सोशल मीडिया में या स्थानीय स्तर पे इसी नाम से कोई दूसरे अध्यक्ष भी अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसीलिए मुझे यहाँ आना हुआ कि हम इसका क्लैरिफिकेशन कर दें कि राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा, परशुराम सेवा संस्थान दोनों ही रजिस्टर्ड है। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा ट्रस्ट में है और परशुराम सेवा संस्थान सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, और दोनों के अधिकृत अध्यक्ष और मेन ट्रस्टी हम हैं, और हमने इनको अधिकृत किया है कि ये सुपौल को देखेंगे, नेतृत्व करेंगे। तो इसमें भ्रांति नहीं होनी चाहिए समाज के बीच में, इसीलिए हम उसको क्लियर करने के लिए यहाँ आए हैं। और खंड खंड संगठन करने की जो प्रवृत्ति हो गई है कुछ लोगों की, तो वो हम लोग नहीं चलने देंगे, और सबको आह्वान करते हैं कि सब एक साथ आइए, एकजुट होकर के एक ही संगठन में काम कीजिए, इस नाम से दूसरा संगठन। जमुई सिकंदरा विधानसभा की जनता के सबसे प्रिय नेता और दलित नेता के प्रदेश महासचिव सुभाष चंद्र ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान के लिए गिद्धेश्वर मंदिर में उनके स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना के लिए पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर परिसर में सुभाष चंद्र के समर्थकों ने हर हर महादेव के नारे भी लगाए। आज हम लोग सर्वप्रथम हम लोग के जो गार्जियन है, हम लोग के जो संस्थापक हैं, आदरणीय माननीय रामविलास पासवान जी का तबीयत पता चला होगा कि आप लोगों की ख़राब है। आज उनका स्वास्थ्य के लिए हम लोग बाबा गिद्धेश्वरनाथ खैरा में हम लोग प्रार्थना किए, बाबा भोलेनाथ का प्रार्थना किए, और हम लोग उनसे प्रार्थना किए कि जल्द से जल्द हम लोग का गार्जियन हम लोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्द से जल्द स्वस्थ हो, यही हम लोग कामना किए।
और आज हम लोग क्षेत्रीय दौरा में निकले हुए हैं। तमाम पूरे सिकंदरा विधानसभा के लोगों का कहना है कि सुभाष पासवान घर का बेटा है, घर का भाई है, दोस्त है। इस पर अपार समर्थन। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने को लेकर बिहार सरकार के निर्देश पर जल संसाधन विभाग की सिंचाई योजना के द्वारा साल 2012 में पूरे बिहार में मौसमी मजदूरों का सिंचाई विभाग ने बहाली लेना शुरू कर दिया था, जिसके बाद में किसानों के खेतों तक पटवन के लिए करीब 50,000 से ज्यादा मजदूर बिहार भर में काम करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन सिंचाई विभाग के द्वारा 12 महीने में मात्र 7 महीने ही किसानों को फायदा दिया गया। सर, हम लोग कई वर्षों से जल संसाधन विभाग के अंतर्गत पूर्वी कोसी मुख्य नहर में मौसमी मजदूर में हम लोग काम कर रहे हैं और समय पर खरीफ और रबी सीजन में हम लोगों से काम कराया जाता है। बाकी दिनों में हम लोगों को काम से निकाल दिया जाता है, जबकि हम लोग विभाग के आदेशानुसार काम से निकालने के बावजूद भी अधिकारीगण के आदेश पर हम लोग नहर को देख रेख संरक्षण करते आए हैं। इसके लिए हम लोग बार बार विभाग को पत्राचार किए हैं, प्रधान सचिव के पास पत्राचार किए हैं, कार्यपालक अभियंता को पत्राचार किए, अधीक्षण अभियंता को किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई विभाग के द्वारा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश पांडे ने दावा किया है कि बिहार में महागठबंधन में ऑल इज वेल है। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और तेजस्वी यादव के बीच में हर मुद्दे पर बातचीत हो चुकी है। जल्द ही सीटों को लेकर तमाम तरह की असमंजस की स्थिति दूर हो जाएगी। रमेश पांडे ने सासाराम में कहा कि इस बार महागठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है। आने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश और उनकी भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ हो जाएगा। बिहार में महागठबंधन की स्थिति बहुत अच्छी है हम लोगों का, और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा और माननीय श्री तेजस्वी यादव जी के बीच सारे चीज़ों का निर्णय कर लिया गया है और टिकट भी तय हो गया है, कहाँ से किसको लड़ना है और कितने सीटों पर लड़ना है। और हम लोग बहुत आगे चल रहे हैं। फिर हम लोग की घोषणा सिर्फ बाकी है और इसमें अब कोई विलम्ब नहीं है। यथाशीघ्र इसका घोषणा कर दिया जाएगा और मिलजुल कर सब चुनाव लड़ेंगे और हम लोग लगभग 200 सीटों से कम इस बार नहीं जीतेंगे। आप भी सर्वे कर लीजिए, चारों तरफ हर जगह देखिए, हर जगह महागठबंधन की पड़ा काफ़ी भारी हुई। एनडीए क्या स्थिति है? एनडीए में तो खुद ही भगदड़ मचा हुआ है। आप ही देख रहे हैं कि चिराग पासवान जी माननीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोल रहे हैं और ढोंग हो रहा है कि हम गठबंधन में भी हैं। कभी होता है कि चिराग जी गठबंधन से चले जाएंगे। देखते रहिए, जितने जल्दी होंगे हो सकता है कि बहुत से लोग भागकर अभी महागठबंधन। खबर मुंगेर से, जहां अवैध हथियार निर्माण के खिलाफ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने पहाड़ों पर हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। 2 पिस्टल, 1 कट्टा और 9 अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद की। पहाड़ के जंगलों में चल रही थी मिनी गन फैक्ट्रियां। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शामपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत सूचना आ रही थी कि वहां पर अवैध मिनी गन फैक्ट्रीज का संचालन होता है। जिला सूचना इकाई ने इसके बाद वहां पर इंफॉर्मेशन गैदर किया और खड़गपुर, शामपुर ओपी और जिला सूचना इकाई की टीम ने रामगिरिया पहाड़ी पर छापामारी करके 5 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। इसमें 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 1 देसी पिस्टल, 6 गोलियां और करीब 9 अर्धनिर्मित देसी पिस्टल भी बरामद किया गया है। साथ में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से हथियार बरामद हुए हैं, जो कि मोहम्मद औरंगजेब, अशोक बिंद और बजरंगी कुमार हैं। और इन्होंने कन्फेस किया है कि ये बड़े पैमाने पर वहाँ पर हथियारों को निर्मित कर रहे थे। मुंगेर पुलिस के द्वारा एक सतत अभियान चलाया जा रहा है अवैध हथियारों की बरामदगी के लिए, और जिससे कि हम लोग जिले में शांति व्यवस्था बेटर कर सकें और इसी क्रम में ये कार्रवाइयाँ की जाए। इसी के साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। नमस्कार।